हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल नर्सिंग सखी। आज हम बात करेंगे इन्फेक्शन प्रिवेंशन के बारे में। आपको ये प्रोटोकॉल दिख रहा है, ये प्रोटोकॉल पोस्टर जो है वो आप लोगों को दिखाई दे रहा है। आप जब भी कहीं अस्पताल में जाते हैं, अस्पतालों के अंदर अगर लेबर रूम में आप कभी जाते हैं तो आपको ज़रूर ऐसा प्रोटोकॉल देखने को मिलता है। तो ये जो पोस्टर होते हैं इसकी भी एक गाइडलाइन बनी होती है, एक प्रोटोकॉल बनाया जाता है कि अस्पतालों के अंदर कौन कौन सी जगह पे और हमको कौन कौन से पोस्टर लगाने हैं। ऐसे नहीं है कि कोई भी पोस्टर कहीं हम लगा दें और कहीं का और कहीं ले जा कर के लगा दें। तो हर चीज़, हर जो प्रोसेस करना होता है वहाँ के लिए अस्पताल के द्वारा ही एक प्रोटोकॉल निर्धारित होता है, जो कि गाइडलाइन के तहत बना रहता है। और जो प्रोसेस करना है उससे संबंधित ही हम वहाँ पे प्रोटोकॉल पोस्टर लगाते हैं। जैसे कि इन्फेक्शन प्रिवेंशन का पोस्टर है, तो इन्फेक्शन प्रिवेंशन का पोस्टर हम उस जगह पे ही लगाएंगे। अगर आप लेबर रूम की बात करते हैं तो आप लेबर रूम में वहाँ पे इस पोस्टर को लगाएंगे जहाँ पे इससे संबंधित काम हो रहा है, जहाँ पे आपकी BMW की बकेट रखी है या आपने सेफ डिस्पोजल यूनिट रखी है या सिरिंज नीडल डिस्ट्रॉयर रखे हैं, तो वहीं पर ही आप इस पोस्टर को, जो लेबर रूम के प्रोटोकॉल का ये पोस्टर है, आपको वहीं पे लगाना होता है। तो आपने ये जाना पहले तो पोस्टर के बारे में कि ये पोस्टर हमको कहाँ लगाना है, और आप जानते हैं कि ये ऐसे पोस्टर क्यों बनते हैं, प्रोटोकॉल के तहत ऐसे पोस्टर बनते ही क्यों हैं। तो इस ऐसे पोस्टर बनाने का पर्पज एक गाइडलाइन बनी हुई, क्योंकि अपने से कोई चीज़ का देखिए हमें इस तरह से हाथ सबको क्लीन करने, तो सब लोग अलग अलग तरह से क्लीन करेंगे। आपको हैंड वॉशिंग के ही प्रोटोकॉल की बात कर लीजिए, जैसे कि उसमें स्टेप बनाए गए, कितने मिनट करना है, ये सारी चीज़ें बनाई गई हैं। जैसे इन्फेक्शन प्रिवेंशन में सबसे पहले आप ऊपर देख ही सकते हैं कि यहाँ पे हैंड वॉशिंग लिखा हुआ है। तो हैंड वॉशिंग का भी एक प्रोटोकॉल है, एक तरीका है, एक नियम है कि कैसे करना है। अगर आप सोचिए कि ऐसे प्रोटोकॉल ना बने हो तो कोई किसी तरीके से वॉश करेगा हैंड वॉश, कोई किसी तरीके से हैंड वॉश करेगा, तो उसके लिए एक सुरक्षित जिसके द्वारा कि उन चरणों को अगर आप करते हैं तो आप पूरी तरह से अपने हाथ को माइक्रो ऑर्गेनिज्म फ्री कर लेते हैं। तो सभी के लिए एक प्रोटोकॉल की ज़रूरत है। इसी तरह देखिए BMW की बकेट रखने की ज़रूरत है, या कैसे साफ चीज़ों का हम डिस्पोजल करेंगे, तो इन सब के लिए आवश्यकता होती है ऐसे प्रोटोकॉल पोस्टर की, जिसको कि देख कर के सभी जो अस्पताल के कर्मी हैं, स्टाफ हैं, या मेडिकल लाइन के स्टूडेंट हैं, चाहे वो GNM के भी हैं, BSc नर्सिंग के हैं, या ANM के स्टूडेंट हैं, या कोई भी जुड़ा हुआ हो अस्पताल से, इन सब नियम का सबको फॉलो करना है। क्योंकि जो भी अस्पताल से जुड़ा हुआ है वो कहीं ना कहीं पेशेंट के संपर्क में आ रहा है, कहीं ना कहीं ये इन्फेक्शन के संपर्क में आ रहा है, तो सबको इन चीज़ों का पालन करना होता है। एक कॉमन पोस्टर दिया है, एकदम कॉमन बेस पे है कि चीज़ों को करना होता है। तो इसमें जो सबसे पहले ही आप देखिए इन्फेक्शन प्रिवेंशन में सबसे पहले महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है हैंड वॉशिंग को। तो चलिए जानते हैं हैंड वॉशिंग के बारे में। देखिए हैंड वॉशिंग के लिए सभी जानते हैं कि 6 स्टेप बनाया गया है। जैसे अब आप छोड़ दीजिए, अगर OT में जाना है तो OT के लिए थोड़े से अलग स्टेप तो यही है, लेकिन उनकी टाइम ड्यूरेशन थोड़ी सी बढ़ जाती है वॉश करने के लिए। तो अगर ऐसे हम और जगहों की बात करें या मरीज को हमको देखना है या मरीज को देख करके आए, तो हमेशा हम 6 स्टेप में ही अपने हैंड वॉशिंग करते हैं। और इसका पर्पज क्या होता है? इसका पर्पज हैंड वॉशिंग का ये होता है कि हमको हैंड वॉश करके सभी प्रकार के जो सॉइल हो, डर्ट हो या माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, इन चरणों के द्वारा, इन 6 स्टेप के द्वारा हम अपने हाथों से उसको फ्री करते हैं। जो हर स्टेप है वो 20 सेकेंड का, हर स्टेप के लिए 20 सेकेंड होता है हर स्टेप को करने के लिए। जैसे कि पहला ये स्टेप है वॉश पाम एंड फिंगर, तो आप अपने पाम एंड फिंगर को जब वॉश करते हैं तो आप इस स्टेप को सबसे पहले करेंगे और 20 सेकेंड के लिए करेंगे। अब दूसरा स्टेप है वॉश बैक ऑफ योर हैंड, तो आप अपनी हथेली को
दूसरे हथेली के ऊपर रख करके पूरे एक दूसरे पे जो फिंगर है इंटरलॉक करते हुए, और इसको भी आप 20 सेकेंड के लिए ही वॉश करेंगे। जैसे ही 20 सेकेंड हो जाएगा आप तीसरा स्टेप फॉलो करेंगे। इसमें है वॉश फिंगर्स एंड नकल्स। दोनों जो फिंगर्स हैं, आप दोनों हैंड की फिंगर उसको एक दूसरे में इंटरलॉक करिए और पूरी तरह से उसके नकल्स, जो नेल के ऊपर की चीज़ें होती हैं उसको नकल्स करती हैं, तो उसको भी आप वॉश कर लीजिए। और इस 20 सेकेंड के लिए करेंगे। चौथा स्टेप है वॉश थंब। आप अपने एक हाथ के थंब को पूरी अच्छी तरह से उसको क्लीन करिए और उस तरफ के जो सारे सरफेस है उसको भी करिए। ये भी आप 20 सेकेंड के लिए करेंगे। और पांचवा है वॉश फिंगर एंड नेल टिप्स। फिंगर है जो आपके नेल टिप्स हैं उनको भी आप अपने हथेली पे सर्कुलर मोड में घुमाएंगे। इस तरह से आप इसको भी केवल 20 सेकेंड के लिए करेंगे। और 6 है वॉश रिस्ट, यानी अपनी कलाई को ऐसे वॉश करते हुए अपने हैंड को पूरी तरह से आपने वॉश आउट कर लिया। तो सबसे पहले इसमें इसी को देखिए महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है कि पहले तो आप खुद ही इतनी जानकारी रख लीजिए कि आपके हाथ ही कैसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म फ्री हो जाए। तो इस तरह से हमने हैंड वॉशिंग के बारे में जाना। ये चीज़ें हम आपको इसलिए बता रहे हैं एक एक पॉइंट के बारे में, ताकि ये पोस्टर लगे हैं तो आप ये समझ लेंगे कि ये पोस्टर मतलब किस लिए लगे हैं, आपको क्या जानकारी देने के लिए लगे हैं और इसको किस तरह से आपको फॉलो करना है। तो आप जान गए कि हैंड वॉशिंग, या यहाँ बगल में देखिए चित्र में दर्शाया भी गया है कि हैंड वॉशिंग करते हुए, तो आपने जाना कि हैंड वॉशिंग यहाँ लिखा है, तो आपको यहाँ पे 6 स्टेप करने हैं, सबको 20 सेकेंड के लिए करने हैं। और इस तरह से आपने सबसे पहले अपने हाथों से ही इन्फेक्शन को दूर किया। सब तरह के डस्ट हो, वो सॉइल हो, माइक्रो ऑर्गेनिज्म सबको फ्री कर दी। अब दूसरा प्रोटोकॉल के इस पोस्टर में हेडिंग है यूज ऑफ प्रोटेक्टिव अटायर। यूज ऑफ प्रोटेक्टिव अटायर यहाँ पे लिखा हुआ है। इसमें जो होता है कि एक गाइडलाइन बनी है कि जब भी आपको कोई प्रोसेस करने जा रहे हैं या कोई चीज़, जैसे आप एक ब्लीचिंग का घोल ही बनाने जा रहे हैं या कोई भी इन्फेक्शन चीज़ करने जा रहे हैं, तो उस वक्त एक गाइडलाइन होती है कि आपको जैसे कि पूरे पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट जैसे कि कैप है, आंखों पे आपके गॉगल्स है, मास्क है, एक आपने प्लास्टिक के एप्रन पहने हैं, हाथों में ग्लव्स पहने हैं, यहाँ तक कि पैरों के लिए शूज भी आते हैं। तो आप देख लीजिए कि किस हिसाब की चीज़ें आप करने जा रहे हैं, इन्फेक्शन से किस प्रकार की इन्फेक्शन से जुड़ी चीज़ करने जा रहे हैं। तो इसलिए आपको वैसे तरीके से पूरी तरह से यूज ऑफ प्रोटेक्टिव अटायर लेनी है। यानी ये जो गाइडलाइन में दी गई है वो आपको सुरक्षात्मक पोशाक पहननी है। तो इसका अर्थ ही होता है यूज ऑफ प्रोटेक्टिव अटायर का मतलब कि आपको सुरक्षात्मक पोशाक अपने उपयोग में लानी है। तो इस तरह से हमने देखा कि यहाँ पे इन्फेक्शन प्रिवेंशन के अंतर्गत दूसरी हेडिंग कितनी महत्वपूर्ण है कि यूज ऑफ प्रोटेक्टिव अटायर के इसमें हमको क्या करना है। तीसरा है प्रॉपर हैंडलिंग एंड डिस्पोजल ऑफ शार्प्स। आप किस प्रकार से जो भी आपके यहाँ से शार्प चीज़ें निकलती हैं, जैसे आप मान ही लीजिए कि डिस्पोजल या सिरिंज के थ्रू भी जो नीडल होती है वो सब शार्प होती है, और भी सारी चीज़ होती है जैसे ब्लेड, सर्जिकल ब्लेड यूज किए जाते हैं, या कोई भी जैसे कि आप बीगो वगैरह लगाते हैं उसमें से जो नीडल निकलती है सब शार्प होती है। आप सोच सकते हैं अगर इसकी गाइडलाइन नहीं हो सके तो जगह जगह बिखरे पड़े रहते, और लोगों को अगर एक कहीं एक से दूसरे लोगों को इससे पिंच हो जाए, लग जाए किसी दूसरे को, तो कितने बड़े पैमाने पे इन्फेक्शन फैला सकते थे। अभी हमने कोविड-19 में ही देखा कि अगर इस तरह की गाइडलाइन न हो तो किस तरह से एक दूसरे से पूरी तरीके से संक्रामक रोग को कितने बड़े पैमाने पे फैल सकता था। इसी तरह HIV है, एड्स है, बहुत सारी बीमारियों के भी ऐसे बहुत खतरनाक संक्रामक रोग हैं जिनकी खतरनाक फैलाव हो सकते हैं। तो इसीलिए एक गाइडलाइन के थ्रू प्रोटोकॉल के पोस्टर बनते हैं जिनके द्वारा हमको हर चीज़ को उसी हिसाब गाइडलाइन से
करनी होती हैं। तो यहाँ पे दिया है कि प्रॉपर हैंडलिंग एंड डिस्पोजल ऑफ शार्प, जितनी भी चीज़ें निकल रही हैं वो शार्प चीज़ें हैं, उनको हमको एक गाइडलाइन होती है। जैसे कि बगल में आपको दिखाया है कि सेफ डिस्पोजल यूनिट, यहाँ पे सेफ डिस्पोजल यूनिट होता है। ये वाइट कलर का डब्बा होता है, प्लास्टिक का डब्बा होता है, क्योंकि अगर ये प्लास्टिक नहीं रहेगा, आप सोच ही सकते हैं, तो अगर इसमें सब नुकीली आप चीज़ डालेंगे तो वो बाहर आ जाएगा, फिर जो भी इसको डिस्पोज करने आया उसको भी लग सकता है, किसी को भी लग सकता है, तो फिर वही होगा कि उससे इन्फेक्शन फैल रहा है। तो इस तरह से एक प्लास्टिक का कंटेनर होता है और बिल्कुल प्रूफ होता है, उसमें से किसी प्रकार की लीकेज की कोई संभावना नहीं है। तो इसी के अंदर आप जितने भी आपने IM लगाया, IV लगाया, कोई भी प्रक्रिया की सिरिंज से जो नीडल निकल रही है या कैनुला लगाया उससे नीडल निकल रही है, आपको सबको इधर उधर नहीं फेंकना है, बल्कि इस सेफ डिस्पोजल यूनिट में पंचर प्रूफ कंटेनर में आपको ला करके डाल देना है। जो सारी ब्लेड है, IV कैनुला, नीडल, और यहाँ तक कि जो टूटे फूटे एम्पुल्स, जो शीशे के एम्पुल्स आपके टूट गए हैं, उसको भी आपको इधर उधर कहीं किसी BMW की बकेट में नहीं डालना है, उसको ला करके यहाँ पे पंचर प्रूफ कंटेनर में ला करके डाल देना है। तो इस तरह से हमने जाना कि किस तरह से हमको शार्प चीज़ों की कहाँ पे हमको डिस्पोज करना है। अब इसमें एक नीचे इसके दिया है नीडल डिस्ट्रॉयर। ये इलेक्ट्रिक होता है, ये इलेक्ट्रिक बिजली से चलने वाला होता है। इसमें नीडल को डिस्ट्रॉय करते हैं। जैसे ही आप लाएंगे, यहाँ पे यहाँ पे देखिए बना हुआ है। आप जैसे किसी को सिरिंज अगर आप लाते हैं लगा करके, और उसमें ऐसे आप यहाँ पे नीडल डालेंगे तो और ऑन कर देंगे तो ये वहाँ से पूरी तरह से जला देता है, वो ये नीडल को पूरी तरह से जला देगा। लेकिन सिरिंज जो आपकी वैसे ही पड़ी रहेगी। सिरिंज को फिर ला करके जिसे BMW में डालना है, वो उसकी गाइडलाइंस के हिसाब से आप उसमें डाल सकते थे। इस तरह से हमने जाना कि सिरिंज एंड नीडल डिस्ट्रॉयर है। लेकिन सिरिंज तो इसमें होती नहीं है, नीडल ही हम करते हैं, क्योंकि सिरिंज को हम उसको ला करके और फिर तो हम ये रेड कलर के पैकेट में डाल देते हैं, ताकि उससे फिर वो रिसाइकिल हो सकता है, उसका हो सकता है। इसलिए इसमें डिस्ट्रॉय नहीं करते, केवल इसमें नीडल को ही करते हैं। अब यहाँ 3 तक तो हमने देख लिया था। अब यहाँ देखते हैं क्या है इंश्योरिंग जनरल क्लीन इंश्योरिंग जनरल क्लीनिनेस, जो भी वाल्स, फ्लोर्स, टॉयलेट एंड सराउंडिंग्स, ये सबको देखिए। अगर लेबर रूम के अंदर ये पोस्टर होता है तो आप एक बात वहाँ जान लीजिए, कभी भी लेबर रूम के अंदर झाड़ू नहीं लगता है। आप इतना जान लीजिए, हमेशा जब भी होता है लेबर रूम के अंदर या आप ओटी के अंदर है तो कोई झाड़ू नहीं लगाता। वहाँ पे वेट जो मॉप है, मॉप को वेट करके ही और उसी से सारी क्लीनिंग की जाती है, चाहे वो आप फ्लोर की कर रहे हो, वाल्स की कर रहे हो, और उसकी मतलब जो भी आपको वहाँ पे टेबल वगैरह रखा है, सारी चीज़ों को करनी है, तो आप अपने माप को उसको 0.5% के क्लोरीन सोल्यूशन के घोल में उसको डीप करते हैं और उस हिसाब से उसका यूज कर लेते हैं। लेकिन कभी भी झाड़ू नहीं लगता। झाड़ू इसलिए नहीं लगता है कि अगर आप झाड़ू लगाते हैं तो उस झाड़ू से भी तो जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उड़ेगा और जा कर के सारी डस्ट वगैरह जो भी स्टेलाइज चीज़ है उस पर जा कर के वो बैठ जाएगा। फिर आपके इतनी क्लीनिक करने का, इतने स्टेलाइजेशन करने का कोई मतलब नहीं होता। तो एक बात हमेशा जो भी स्टूडेंट वगैरह हैं ये बात नोट कर लें, ये बात पूछी भी जाती है हर जगह कि लेबर रूम हो, ओटी हो, तो आप वो पूछते हैं कि आपको क्या आप यहाँ झाड़ू लगाते हैं, तो बिल्कुल नहीं। वहाँ पे हमेशा वेट मॉप से क्लीनिंग की जाती है। और हमेशा जब भी कोई प्रोसेस हो जाता है उसके बाद आपको तुरंत करना होता है। जो भी उसके चीज़ें सिक्रेशन हो, ब्लड हो, कहीं फ्लोर्स पे लगे हैं, कहीं वाल्स पे उसके कुछ छिटे गए हैं, या कहीं उस टेबल के जो टेबल की चारों तरफ जगह है, सरफेस है, उस पर कहीं लगे, तो सारी चीज़ें आपको हर प्रोसेस करने के बाद, कोई भी पेशेंट पे प्रोसेस करना है उसके करने के बाद आपको 0.5% के क्लोरीन सोल्यूशन से पूरी तरह से क्लीन करना होता है। अब देखते हैं यहाँ पे लिखा है बायोमेडिकल वेस्ट डिस्पोजल। पहले तो हम जानते हैं कि बायोमेडिकल वेस्ट होता क्या है, कि किस प्रकार के वेस्ट को हम बायोमेडिकल वेस्ट कहते हैं।
तो हम जानते हैं कि अस्पताल में कोई भी जब हम अस्पताल के अंदर कोई भी प्रोसेस करते हैं, वो लैब हो, लैब में टेस्टिंग करते हैं, वार्ड में कोई प्रोसीजर करते हो या लेबर रूम के अंदर प्रोसीजर करते हैं, तो वहाँ से जो वेस्टेज निकलते हैं उसको हम बायोमेडिकल वेस्ट कहते हैं। इसको इस प्रकार से भी समझ सकते हैं कि बायोमेडिकल वेस्ट मीन्स एनी वेस्ट जनरेटेड ड्यूरिंग द डायग्नोसिस, ट्रीटमेंट और इम्यूनाइजेशन। अब कहने का मतलब है कहीं से भी जो वार्ड हो सकता है, आपका ओटी हो सकता है, लेबर रूम हो सकता है, आपका वार्ड हो सकता है, इम्यूनाइजेशन जहाँ सेंटर जहाँ हो रहा है वहाँ से जो निकल रहा है, या लैब के थ्रू या एक्सरे के थ्रू जो भी यहाँ से वेस्टेज निकल रहे हैं, सारे के सारे बायोमेडिकल वेस्ट कहे जाते हैं। तो इनके डिस्पोजल का भी तरीका है, किस तरह से यहाँ से सारी जगहों से निकली चीज़ों को हम डिस्पोज करेंगे। तो आप एक बात जान लीजिए कि अस्पताल के अंदर सारी चीज़ें तो नहीं इन्फेक्टिव होती हैं, लेकिन कुछ चीज़ें बहुत ज़्यादा इन्फेक्टिव होती थी, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिसको कि हम रिसाइकिल करके यूज कर सकते हैं, वो उतनी मात्रा में इन्फेक्टिव नहीं होती हैं। तो इसी सब चीज़ों के लिए बायोमेडिकल वेस्ट डिस्पोजल का प्रबंधन किया गया है, जिसके तहत सबसे पहले हम देखेंगे कि यहाँ लिखा है सेग्रीगेशन। सेग्रीगेशन का मतलब होता है कि बंटवारा, हर चीज़ों को अपने एक हिसाब से, जितनी कम है इन्फेक्टिव या ज़्यादा इन्फेक्टिव है, वो सारी चीज़ों को अलग अलग जगहों से जो निकल रही हैं अलग अलग तरीके से उसको सेग्रीगेट करते हैं, उसको अलग करते हैं। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि सेग्रीगेशन के द्वारा हम किस प्रकार से हम वेस्ट को उसको हम अलग करते हैं। जैसे सेग्रीगेशन का मतलब ही होता है कि सेग्रीगेशन रिफर्स टू द बेसिक सेपरेशन ऑफ डिफरेंट कैटेगराइज ऑफ वेस्ट। जो अलग अलग वेस्ट को सरल शब्दों में समझ सकते हैं कि सेग्रीगेशन शब्द का अर्थ है कि अलग अलग जो वेस्ट है उनको अलग अलग तरीके से पूरी सेग्रेशन करना, सबको अलग करना, तो ताकि उस हिसाब से उसका हम बंटवारा कर सके, और जिस प्रकार से वो इन्फेक्टिव है तो उस हिसाब से उसका हम बाद में ट्रीटमेंट कर सके। यहाँ ट्रीटमेंट का मतलब उपचार से नहीं, उसके है कि उसका हम निपटारा कर सकें। ठीक है, तो आप लोगों को इतनी बातें समझ में आ गई होगी, तो आगे बढ़ते हैं। फिर दूसरा है कि डिसइंफेक्शन। डिसइंफेक्शन का मतलब होता है कि जो भी हमारे पास चीज़ें रखी गई हैं, जैसे 0.5% का ही घोल बनाते हैं तो डिसइंफेक्शन के अंतर्गत ही आता है, या फिनाइल है, अल्कोहल है, एंटीसेप्टिक लोशन है, तो ये सारे डिसइंफेक्शन के अंतर्गत ही आते हैं। कि तो इसमें दिया है कि इसके तहत भी चीज़ों को हम इन्फेक्टिव करते हैं। जैसे कि आप 0.5% का क्लोरीन का घोल बनाते हैं, उसमें चीज़ें आप डाल करके और उसको जब 10 मिनट के लिए रखते हैं तो वहाँ से भी वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म फ्री हो जाती हैं, और उसके बाद की प्रक्रिया आप करते हैं। लेकिन आप जानिए डिसइंफेक्शन और स्टेलाइजेशन दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। इसके तहत 99% ही माइक्रो ऑर्गेनिज्म को हम किल कर सकते हैं, लेकिन स्टेलाइजेशन जो होता है वो सबसे शुद्ध तरीका होता है, उसके तहत हम 100% चीज़ों को शुद्ध कर सकते हैं। और इसके द्वारा तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म के स्पोर्स को तो नहीं मरते हैं, लेकिन उसके द्वारा किसी भी तरह के माइक्रो ऑर्गेनिज्म के स्पोर्स हैं वो भी किल हो जाते हैं। अब क्या है प्रॉपर स्टोरेज एंड बिफोर ट्रांसपोर्टेशन। ये दिए रहा है कि यहाँ पे कि जो भी चीज़ें हैं उनका अलग अलग तरीके से प्रबंधन करके, और 48 आवर्स में एक बार तो आते ही हैं BMW कलेक्ट करने वाले, और उनको किस प्रकार से देना है। तो सबसे पहले आप जान लीजिए कि जो भी BMW की बकेट होती है उसको पूरी तरह से नहीं भरा जाता है, उसका 1/3 हिस्सा ही हमको भरना होता है, एक भाग छोड़ देना होता है, ताकि उसको हम अच्छी तरह से वहाँ पे अगर आप पूरा भर देंगे तो फिर तो उसमें से
चीज़ें गिरने लगेंगी और हर जगह वो चीज़ें इन्फेक्शन फैलाएंगी। तो इसको हमेशा याद रखिए, ये भी पूछा जाता है। तो उसकी तिहाई हिस्सा ही फिलअप करेंगे, ना कि पूरे जो बैग रखी है वहाँ बकेट रखी है उसको आपको पूरा फिल कर देंगे। तो इस तरह से वो वहाँ से आपके यहाँ सभी के यहाँ अस्पताल के अंदर BMW कलेक्ट करने के लिए एक गाड़ी आती है और हर जगह एक चैम्बर भी बना रहता है, एक रूम बना रहता है BMW बकेट रखने के लिए। तो अलग अलग चीज़ों का जब हम निपटारा कर देते हैं तो उनको उस हिसाब से वहाँ ले जाके रख देते हैं। फिर वो BMW जो कलेक्टर है कलेक्ट करने के लिए आता है वो वहाँ से ले जाता है और जहाँ पे उसका उचित बंटवारा करने के उचित निपटारा करने के लिए मशीन लगी रहती है, वहाँ पे वो ले जाएगा और एक जगह ही सारे अस्पताल का ले जाके कि मतलब एक आप ऐसे समझ सकते हैं कि पूरी जगह का अलग अलग वहीं निपटारा नहीं हो जाता है। ये ट्रांसपोर्टेशन के जरिए एक जगह इकट्ठी की जाती है और फिर वहाँ पे जाकर के इन सब चीज़ों का निपटारा हो जाता है जिस हिसाब से करना है जिसका। तो अब देखते हैं कि सेफ डिस्पोजल है, यही हुआ कि आपने सारे चीज़ों को किस तरह से अलग अलग किया और अलग करने के बाद आपने BMW जो था बायोमेडिकल वेस्ट को उसको उस हिसाब से रख दिया और फिर ले जाने वाला अपने ले गया और अपने ज़रिए उसका उचित निपटारा किया। अब क्या है डिस्पोजल बैग। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि डिस्पोजल